गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। नंबर में संख्या और सिस्टम में पद्धति। संख्या पद्धति संख्या और पद्धति से मिलकर बना है। तो संख्या पद्धति में हम पहले संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पद्धति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद संख्या और पद्धति को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो संख्या के बारे में समझने से पहले हम पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मकान की कोई सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे कि मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है, क्योंकि ईंटों से मिलकर ही मकान बनता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो लैंग्वेज जो है या भाषा जो है, कोई भी भाषा वो वर्णों पर आधारित है। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं अभी, तो हिंदी जो है एक वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। सही अरेंजमेंट अगर वर्ण का करते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और फिर वर्ण शब्द से ही हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर शब्दों को सही अरेंज किया जाए तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे सेंटेंस से हम लोग भाषा एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक समझ लें। अब उसी तरह से अंग्रेजी में भी अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, और उन्हीं से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है, वर्ड्स का निर्माण होता है, फिर सेंटेंस का निर्माण होता है, और उसी से हम लोग आज भाषा को समझते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए गणित हमारा सब्जेक्ट है गणित, तो गणित एक गणना का सब्जेक्ट है। तो गणना करने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है। तो गणित की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? अंक हो जाएगी। गणित की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अंक होगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो अब आइए कि संख्या किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले संख्या के बारे में समझने से पहले हम लोग क्या कहेंगे? अंक। अंक के बारे में देखते हैं। अंक क्या है? अंक जिसे डिजिट भी बोलते हैं, जिसे डिजिट भी कहा जाता है। अंक के बाद संख्यांक जिसे न्यूमेरल्स बोला जाता है, न्यूमेरल्स, और तब जाके संख्या जिसे नंबर आप लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं। जिसे नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अंक के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग एक हिंदी भाषा का सबसे छोटा, इस चीज को समझने के लिए हिंदी भाषा का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका लेटर होता है। क से लेके क से लेके ज्ञ तक, और अ से लेके ऋ तक होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि उसी लेटर में से क, ल और म 3 लेटर अलग अलग लिए, अब इसका अगर सही अरेंजमेंट करें तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड देगा। तो वो कोई क्या वर्ड देगा? क, ल, म, कलम देगा। ये क्या देगा? कलम देगा। और इसी को फिर से अरेंज करें तो क्या दे सकता है? क, म, ल, कमल, कमल फूल देगा। तो कलम जैसे ही हम बोले, तो हमारे मन में या मस्तिष्क में एक इमेज आया, एक विचार आया, एक आइडिया आया कि कलम के जैसा एक स्ट्रक्चर हो गया। कलम के जैसा एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ गया कि इस तरह का एक कलम है। ठीक है, इस तरह का एक कलम है। जैसे ही हम कलम बोले, कलम के तरफ का विचार आ गया। कमल बोले तो कमल फूल का विचार आ गया। अगर हम इसी को उल्टा देते हैं, मो, लो, क, मलक, क्या ये आप जानते हैं कि मलक मतलब क्या होता है? इसका विचार तो आपके मन में आएगा नहीं, ना ही इमेज आएगा। इसी तरह से जो विचार आया उसी को हम संख्या देते हैं। जो हमारे मन में विचार, इमेज इस तरह का आया उसको हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में ही देखते हैं, पे
P-E-N, ये 3 अलग अलग लेटर है। इनको अगर सही से अरेंज किया जाए तो ये बनेगा क्या? पेन, P-E-N, पेन। पेन जैसे ही बोले तो पेन हमारे दिमाग में आ गया कि पेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जनरली, तो ये पेन के तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखा दिया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम गणित में आए तो गणित जो होता है, गणित का डिजिट जो होता है 0 से लेके 9 तक होता है। टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 9 तक होते हैं। ये टोटल 10 डिजिट हैं। ये टोटल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। ये जितने भी हैं डिजिट वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ये जितने भी डिजिट हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे? सिंगल फॉर्म में रहेंगे। तो जब इन डिजिटों को मिलाकर हम कोई संख्यांक बनाते हैं तो एक हमको क्या देता है? एक आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से 1 और 4 को मिला लिए, 1 और 4 को, तो 1 और 4 के मिलने से जब हम बनाएंगे तो 1 और 4 14 बन सकता है, या 4 और 1 क्या होगा? 41 बन सकता है। जैसे मान लीजिए 14 बना तो इसका दाहिनी अंक क्या है? दाहिनी में क्या है? एक दाहिनी और 4 इकाई है। एक दाहिनी और 4 इकाई मिलके क्या बना? 14 बना। ठीक है, तो ये 14 जैसे ही बोले तो हमारे दिमाग में इस तरह का आ गया कि एक क्या होगा? 14 बोलने से कि एक दाहिनी होगा और इकाई के जगह पर 4 होगा। तो ठीक है, तो एक दाहिनी हुआ और इकाई के जगह पर क्या हुआ? 4 हुआ। तो इस तरह का कोई वस्तु होगा जो कि दाहिनी के जगह पर एक दाहिनी होगा, एक दाहिनी, और इकाई के जगह पर क्या होगा? 4 होगा। इकाई के जगह पर 4 होगा। उसी तरह से इसी अंक से फिर 41 भी बना। तो 41 जो बना, यहाँ पर इकाई के जगह पर क्या है? 1 है, और दाहिनी के जगह पर क्या है? 4। तो 4 दाहिनी हो गया, 4 दाहिनी, और इकाई कितना हो गया? 1 हो गया। तो जैसे ही हम 41 बोले तो हमारे दिमाग में आया कि 4 दाहिनी होगा और 1 इकाई, एक कोई वस्तु होगा। ठीक है, तो 4 दाहिनी और 1 वस्तु मिलकर ही 41 बना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संख्या का निर्माण होता है। ये जो संख्या है ये क्या बताता है? कि ये एक हमारा इमेज जो दिमाग में आया या किसी वस्तु की मात्रा को बताता है। ये एक सांकेतिक रूप है। किसी भी वस्तु के अगर मान लीजिए ऐसे ही मार्कर अगर 100 है तो 100 मार्कर को अगर हम पैकेट के रूप में रख देते हैं यहाँ पर, तो उसे अगर हमको दिखाना रहे छोटा फॉर्म में संकेत के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। लेकिन मार्कर जो है अगर मार्कर को यहाँ पर हम अरेंज कर दें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में जो आया विचार उसे ही हम क्या बोले? हमारे दिमाग में जो विचार आया उसे ही संख्या बोले। अब बोलेंगे कि सर आपने बोला कि ये जो अंक हैं वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं। संख्यांक जो है समूह और सिंगल दोनों फॉर्म में रह सकते हैं, ग्रुप और सिंगल फॉर्म में दोनों में रह सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे? 9 भी एक संख्यांक हो सकता है। 9 क्या है? संख्यांक हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए 9 को हम संख्यांक बोलेंगे, 9 क्या है? एक संख्यांक है। लेकिन मान लीजिए कि 1 और 4 के मिलने से मेरा क्या बना? 14 या 41 बना। क्या हम इसे डिजिट बोल सकते हैं? नहीं, डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक, वो भी सिंगल फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोग संख्या के बारे में कुछ समझ लिए होंगे। ठीक है, बहुत हद तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि संख्या आखिर क्या होता क्या है। तो संख्या जो होता है आपका एक सांकेतिक रूप है जो कि किसी भी वस्तु की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु को मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब ये जो हम आपको बताए इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं, आगे की बात करते हैं।
संख्या का एक जनरल हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं? अगर कोई पूछे कि संख्या का जनरल परिभाषा हम लोग क्या दे? संख्या एक जो है संकेत है। संख्या क्या है? एक तरह का संकेत है जो किसी भी वस्तु की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। संख्या क्या है? एक संकेत है जो किसी भी वस्तु की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हम लोग हिंदी में अगर लिखते हैं कि 1 2 3 4, ये हिंदी में हम लोग अंकों को दर्शाते हैं इस तरह से, और इसी तरह से जाता है। तो इसको हम क्या बोले कि हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में अंकों को या संख्या को दर्शाने का तरीका है। संख्या को दर्शाने का तरीका है। हिंदी में संख्या को दर्शाने का तरीका है। ठीक है, हिंदी में संख्या को दर्शाने का एक तरीका है। अगर हम बोले कि इंग्लिश में कैसे दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग दर्शाते हैं। ये क्या हो गया? अंग्रेजी में। ठीक है, अगर हमें बोले कि रोमन में हम कैसे दर्शाते हैं तो उसी को दर्शाएंगे I से 2, ठीक है, और III से 3। III से क्या बन जाएगा? 3, और I और V से बन जाएगा 4। ये हो गया आपका क्या? रोमन में हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। तो संख्या की परिभाषा हमने क्या बोली संख्या की परिभाषा हमने बोला कि ये एक सांकेतिक रूप है जो किसी भी वस्तु की मात्रा को दर्शाने में किया जाता है। हिंदी में अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेजी में इस तरह से, अगर रोमन में लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रोमन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अभी तक आप लोग संख्या के बारे में समझ लिए। अब पद्धति क्या होता है? पद्धति मीन्स सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी चीज के अरेंजमेंट सही से जब अरेंजमेंट करते हैं, किसी भी चीज का अगर सही से अरेंजमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता है कि वो एक सिस्टम के तरह काम करता है, जिसको पद्धति बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पद्धति बोलते हैं। अब संख्या और पद्धति के बारे में बोलते हैं कि संख्या और पद्धति होता क्या है। तो जब संख्या को सही ढंग से किसी खास गुण धर्म पर आधार पर बोलते हैं कि अगर किसी खास गुण धर्म पर अगर संख्याओं को अरेंज किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति बोलेंगे। संख्या और संख्या के प्रकार और उसके गुण धर्म को ही संख्या पद्धति बोला जाता है। अब बोलेंगे कि संख्या पद्धति को कैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो था संख्या के बारे में। ये जितने सारे थे संख्या के बारे में थे। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे। अब चलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हमने क्या बोला कि एक संख्या जो है क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक तरह का अरेंजमेंट है। संख्या पद्धति एक तरह का अरेंजमेंट है जो संख्या के प्रकार और उसके गुण धर्म को बताता है। संख्या के प्रकार और उसके गुण धर्म को बताता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं, संख्या पद्धति के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर हम लिखें कि 2 4 6 8 इसी तरह से ये कंटिन्यू जाता है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? 2 4 6 से 8 से क्या पता चल रहा है? ये क्या है? सम संख्या। और इसके बीच में गैप कितना है? 2 का गैप है। इसके बीच में गैप कितना का है? 2 का गैप है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका कि इससे पता चला कि ये सम संख्याओं का समूह है और जो इसके बीच में 2 का गैप है। ठीक है, और ये भाज्य संख्या भी है। ठीक है, उसी तरह से अगर आए कि 3 5 7 9 ये क्या है? विषम संख्याओं का समूह है, जो कि ये बताता है कि इस ग्रुप में जो भी होंगे आगे की संख्या विषम संख्या ही होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि
संख्या पद्धति में से मतलब संख्या का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये अभी तक था आप लोग का इंट्रोडक्शन, यहाँ तक का जो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए जो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब हमारा जो बुक है वहाँ जो बुक में दिया हुआ है यहाँ से शुरू होगा, जो हमारे बुक में दिया हुआ है। तो संख्या जो है, संख्या को हमने दो भागों में बांटा। संख्या को हमने कितने भागों में बांटा? संख्या को हमने दो भागों में बांटा। ठीक, संख्या को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। तो संख्या को जो दो भागों में बांटा, ये कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है आपका कौन सा भाग है? पहला भाग ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर, जिसके बारे में हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ये पूरा एक चैप्टर ही है रियल नंबर का। उसके बाद काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी संख्या भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या और को रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को रियल नंबर। जैसे इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक x² - 4 = 0 है। जब इस माइनस को हम उधर भेजते हैं, जब इस माइनस को हम लोग उधर भेजते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो s² क्या हो जाएगा? 4। s² कितना हो गया? 4। अब जैसे ही हम इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट चलेगा। तो s क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस √4। और प्लस और माइनस √4 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो प्लस और माइनस लग जाएगा। अब बोलेंगे कि सर s² के हटने से, इस तरफ जाने से प्लस और माइनस कैसे लग गया? आप देखें कि जैसे +2 का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। और -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमें कैसे पता ये प्लस वाला 2 है, ये माइनस वाला 2 है? इसीलिए हमने प्लस और माइनस दोनों ले लिए यहाँ पर। अब आते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में इसी एग्जाम्पल में अगर s² + 4 = 0 लेते हैं, ठीक, तो s² क्या हो जाएगा? अगर इधर प्लस में 4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो s² क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर हटेगा, जैसे हमने देखा कि स्क्वायर हटने पर उधर रूट चढ़ जाता है, तो s क्या हो जाएगा? √-4। अब तो यहाँ पर दिक्कत आ गई। यहाँ तक तो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि प्लस ही चिन्ह आता है। यहाँ पर अंडर रूट में क्या आता है? प्लस वाला चिन्ह आता है। यहाँ तो माइनस वाला आ गया। तो माइनस वाला चिन्ह के हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए i², माइनस को लेते हैं i² के बराबर। जैसे मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे? -4 × -1। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 × i²। ठीक है, क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है? i² होता है तो आपका -1। i² क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2i²। और होल स्क्वायर जैसे ही लिखे तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया, बचा क्या? 2i आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 11 और 12वें कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजिनरी संख्या क्या है। अभी हम लोग जो है वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर है, इसी का एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे, जिसमें है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इसी का भाग है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो आप लोग ले लीजिए। वास्तविक संख्या को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम दो भागों में इसे बांटते हैं। पहला है क्या, पहला जो 9th के चैप्टर में दिया हुआ है, एक होगा जैसे यहाँ पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिसे इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। यहां पर हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, और उसके बाद परिमेय संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक। और पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब इन्हीं चार चीजों को हम लोग इस क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब इनका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसका हम लोग विस्तार पूर्वक आज इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि गिनती कीजिए तो आप कहेंगे शुरुआत कहां से करेंगे, 1 2 3 से ही शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 10 वस्तु दे दिया जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 से शुरू करेंगे, ना कि 0 से, ना ही -1 -2 से शुरू करेंगे। तो आप हमेशा 1 2 3 से ही शुरू करेंगे। तो प्राकृत संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जहां से हम लोग शुरू करते हैं किसी भी चीज को गिनना, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होके ये अनंत तक जाएगी। तो इसे हम संख्याएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 और 3 डॉट देना है। 3 डॉट ये बताता है कि इसके आगे भी संख्याएं लगातार चलती है। याद रखें कि 3 ही डॉट देना है और ये कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, अनंत या इंफिनिटी तक जाएगी, कि ये लगातार बढ़ते जा रही है, ठीक है। 1 2 3 से लेके लगातार जा रही है। उसी तरह से पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्या को हम लोग n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, क्योंकि N से ही इसका शुरुआत हुआ था। पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। इसको किस चीज से सूचित करते हैं, W से सूचित किया जाता है। इसको किससे, कैप्स W से सूचित किया जाता है। और ये कहां से होगी, 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होके 1 2 3 इस तरह से ये इंफिनिटी तक जाती है। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या को क्या बोल सकते हैं, ये यहां से तक, यहां तक आपका प्राकृत संख्या है। यहां से यहां तक क्या है, प्राकृत संख्या है। यहां से लेकर यहां तक प्राकृत संख्या है, सिर्फ 0 इंक्लूड हुआ है। तो प्राकृत संख्या प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक जो होता है इंटीजर, पूर्णांक इंटीजर हुआ। ये जो पूर्णांक है आपका,
इसको हम लोग जैसे संख्या रेखा हम लोग आज पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बीच में 0 दे देते हैं और इसके अगर इस साइड जाते हैं, किधर इधर दाएं तरफ अगर जाते हैं तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाता है। उसी तरह से अगर पीछे के तरफ अगर आते हैं, यानी 0 से बाएं के तरफ, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक आता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो जितने भी संख्याएं कंप्लीट नंबर में होगी, न कि फ्रैक्शन में, जो भी कंप्लीट नंबर में होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि पूर्णांक तक क्या होता है। अब मान लीजिए कि इन तीनों चीजों को अगर हमको संख्या रेखा पर दर्शाना हो, इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, जब 10वीं कक्षा में हम लोग जाएंगे या इसके आगे के जो वीडियो बनेंगे उसमें हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग इसी रेखा को वास्तविक संख्या भी बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा भी बोलेंगे। अभी ये संख्या रेखा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग संख्या रेखा पर इन तीनों चीजों के बारे में देखेंगे कि ये कैसे अरेंज होता है। ठीक है, अब आइए कि संख्या रेखा जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा जो नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, कि इस यहाँ पर हम बीच में 0 देते हैं, इधर दाहिने तरफ जाने पर 1 2 3 ये जाएगा इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये -1 -2 -3 ये आएगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा इधर। अब देखिए यहां से यहां तक हम लोग क्या हम लोग पढ़े कि जब प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाती है। तो 1 से लेके अनंत तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अगर इसी में 0 इंक्लूड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। अगर हम लोग इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहां तक अगर हम लोग दे देते हैं तो 0 को इंक्लूड करने के बाद ये क्या हो जाता है कि पूर्ण संख्याएं हो जाता है। अब अगर हम इस माइनस वाले भाग को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे संख्या जो है वो बन जाएंगे पूर्णांक। क्या बन जाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक बन जाएंगे या इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बन जाएंगे जिसे z से सूचित किया जा सकता है। अब बोलेंगे कि सर प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से, क्योंकि नेचुरल नंबर था तो n से, कैपिटल N से सूचित किए थे, और इसको पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोले थे कि W से सूचित किए। अब इसे Z से सूचित कर रहे हैं। Z कहां से आया, जबकि इसका इनिशियल लेटर इंटीजर है। तो Z जो है जेलिन शब्द से आया है, जिसका जो जर्मनी से लिया गया है। और जेलिन का मतलब होता है गणना करना। जेलिन का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक है, और जेहलिन में से ही जेहल अगर निकाल लेते हैं, जेहल का मतलब होता है संख्या। वहीं से आया इंटीजर का, ये जो हम लोग Z सूचित किए वहीं से सूचित किए। ठीक है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला क्या है, पहला ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा जो 0 है, न तो ये
न तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप संख्या रेखा पर बताइए कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक होगा, कौन सा साइड, और कौन सा साइड ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो हम ये संख्या रेखा को देख के बोलेंगे कि ये साइड जो है ये धनात्मक पूर्णांक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ जीरो के बाद जो दाहिने तरफ है इसको हम लोग धनात्मक क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर हम लोग क्या बोलेंगे, इस साइड में हम लोग नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और जीरो जो है, इस जीरो को न तो धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और न ही ये ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसमें न पॉजिटिव साइन लगता है और न ही नेगेटिव साइन लगता है, बल्कि ये क्या करता है, जो इधर के संख्या हैं, जो पॉजिटिव वाले संख्या हैं और जो नेगेटिव वाले संख्या हैं, उसके बीच के कड़ी का काम करता है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आइए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, तो परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर बोला जाता है इसको। तो परिमेय संख्या जो ये रेशनल नंबर बोला गया, ये रेशनल कहां से आया, रेशियो से आया। यहां से यहां तक देखिए, ये रेशियो है, रेशियो से, अंग्रेजी के रेशियो से आया है। और रेशियो का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, यह एक अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है, ये एक अनुपात है। जैसे मान लीजिए 3:4, 3:4 है। अगर 3:4 है तो इसको हम क्या और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 4 भाग में से 3 भाग, 4 भाग में से 3 भाग है, तो इसको 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर को। ठीक है, इसे Q से सूचित किया जाता है। Q का मतलब होता है क्वेश्चन। Q का मतलब क्या हो गया, Q जो सूचित किया जाता है, इसको Q लिया गया है, क्वेश्चन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भागफल। ठीक है, अब परिमेय संख्या के हम परिभाषा के ऊपर जाते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा बोलता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। और P और Q क्या है, P, Q क्या है, पूर्णांक हो। हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में अभी तो पढ़ लिया कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या कहता है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 हो गया, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का परिभाषा P/Q के रूप में हो, और PQ क्या है, पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए यहीं पर 3/4 इसको लेते हैं, 3/4। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है, और Q की जगह पर बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो Q की जगह पर 0 भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए -1000/1001 हम लेते हैं, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से मान लीजिए -5/P/Q के रूप में हो और PQ पूर्णांक हो। -1000 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, -1001 भी पूर्णांक है, और 7 भी पूर्णांक है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या सर परिमेय संख्या जो है क्या
प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती है, या फिर पूर्णांक हो सकते हैं क्या? ये परिमेय संख्याएं जो है आपका क्या, परिमेय संख्याएं जो है ये जो हम लोग पीछे पढ़े वो सारे के सारे संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम बोलेंगे हाँ। तो आप बोलेंगे कैसे कैसे हो सकती है? तो अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या बोला? प्राकृत संख्या क्या होते हैं? एक से लेके कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। एक से लेके इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक जाती है? पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक जाती है? 0 से लेके 0, 1, 2 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। और पूर्णांक जो है वो कहां से कहां तक जाएगी? पूर्णांक जाएगी माइनस से लेके -2, -1, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे जाते हैं। ये इन्फिनिटी तक, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब कहा कि ये तीनों के तीनों जो हैं क्या ये परिमेय संख्याएं हो सकती है? हम बोलेंगे हाँ, ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं हो सकती है। कैसे? तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? p/q के रूप में हो। क्या है? p/q के रूप में हो। तो p/q के रूप में हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ये नंबर भी चेंज ना हो और p/q के रूप में हो। तो 1 से हम सभी संख्या में डिवाइड कर देते हैं, नंबर चेंज नहीं हुआ और p/q के रूप में भी हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसी तरह से यहाँ पूर्ण संख्या में भी 0/1, 1/1, 2/1 इस तरह से हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसी तरह से पूर्णांक में भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग, किससे? 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? p/q के रूप में हो और pq क्या है? p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। उसी तरह से इसका भी यहाँ पर भी p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। pq क्या है? p और q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। pq क्या है? पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी p/q के रूप में है और pq क्या है? पूर्णांक है। pq पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब प्रश्न होता है क्या सर 0 भी परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पर 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या? 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और कुछ दो संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 2 संख्या के बारे में और पढ़ेंगे। 2 संख्या जो बचे हुए हैं वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जिसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया, पर ये हमारे लिए जरूरी है। समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मान लीजिए भाज्य संख्याएं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और अंक से खुद को डिवाइड कर ले। ठीक है। मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी और से वो डिवाइड हो जाता है तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाज्य संख्याएं हैं, डिविजिबल नंबर है। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, ठीक, 9, ये सारे के सारे क्या है? डिविजिबल नंबर है, भाज्य संख्या है। अब बोलेंगे भाज्य संख्या में कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है। एक जैसे मान लीजिए 4 के ही
4 को ही अगर हम फैक्टर के रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए 4 का क्या क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भाग लग सकता है, फिर इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, और ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गए कि नहीं, 3 इसका फैक्टर हुआ कि नहीं, तो 3 फैक्टर, कम से कम भाज्य संख्या के 3 फैक्टर होना जरूरी है। अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ये अभाज्य संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो, वैसी संख्या जो कि एक और स्वयं से डिविजिबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ये एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। 3 भी एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्या के फैक्टर कितने होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, सिर्फ 2। कैसे, जैसे मान लीजिए 2, 3 और 5 हैं, तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो सकते हैं, 1 तो होना ही है। और स्वयं मतलब अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक और स्वयं जो है वो सभी संख्याओं में हो सकते हैं, ठीक है। 3 में भी 1 और स्वयं 3 से, और 5 में भी 1 और 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसके अलावे इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज जो 1.1 है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग इसको बनाइए, जितना मैंने पढ़ाया है उससे आशा है कि आपका 1.1 9th क्लास का पहला चैप्टर वो बन जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये इस तरह का वीडियो आया है, आप उनको शेयर कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके सिलेबस के अनुसार से एग्जाम से पहले तक 2021 के लिए मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि 2021 तक 9th और 10th बोर्ड जो होते हैं उनके लिए आप पूरे के पूरे क्लास प्रोवाइड करा दूं। इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना से ज्यादा से हो सकते हैं उसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप जैसे इस तरह के वीडियो अगर आपके पास मैं बनाता हूं और अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत मिल जाए।